नमस्कार। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हुए हैं और यह है आपको आधुनिक भारत का इतिहास। आज से हम लोग बात करते हैं कि आधुनिक भारत से के इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सारे आपका टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस आज से करवाएंगे। इसी में आज हम लोग लाए हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ शामिल किए हैं और ये जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है झूलेबल है वह आपका जेपीएससी हो गया, नेट हो गया, जीआरएफ के लिए हो गया, जेट एग्ज़ाम के लिए हो गया, पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस रूप में हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और जो भी समीक्षा क्लासेस ऐप को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी तक आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू अलग अलग सब्जेक्ट का हम एमसीक्यू देंगे जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और जिन किन्हीं को आपका इनका ये पीपीटी चाहिए होगा आप मैसेज करेंगे अथवा आप प्ले स्टोर से समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और वहाँ से पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है। प्रश्न है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग मुगल इम्पेयर्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अर्थात निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए तथा उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कुछ यहाँ पर मुगल शासक का नाम दिया गया है उस पर विचार कीजिए और उसको काल क्रमानुसार आप व्यवस्थित कीजिए। क्या नाम है? तो ये देखिए आपको फर्रुखसियार हो गया, जहांदार शाह हो गया, बहादुर शाह हो गया और मोहम्मद शाह हो गया। ये कुछ आपका मुगल बादशाह का नाम है। इसको एक सीक्वेंस में आपको सजाना है और आंसर देना है। चलिए इस कुछ कूट दिया गया है जिसको हम लोग देख लेते हैं। कूट आपका है, देखिए आपका पहले 3 है, 3 4 आपका 3 2 1 4 4 2 1 3 1 4 2 3 1 3 4 2, ये इसका आंसर में हम लोग ढूंढना है। अब इसको हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कि आपके देखिए इस रूप में हम लोग देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो राइट आंसर आपका इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका ये जाता है, ये राइट आंसर है। तो ध्यान में रखेंगे कौन सा ये है, अर्थात थोड़ा एक्सप्लेन हम लोग बात कर लेते हैं क्या किस रूप में हम लोग देखते हैं कब कब आया। तो यहाँ देखिए मुगल शासकों का जो सही क्रम है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं आपका एक तरफ शासक है और एक तरफ हम लोग देखते हैं उस टाइमिंग है। तो बहादुर शाह हम लोग देखते हैं 1707 से 1712 इनका समय रहता है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उनको 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के को लेकर युद्ध हो जाती है और अंततः हम लोग देखते हैं आपका मुयज्जम, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय प्रथम के नाम से जाना जाता है, जो आपको गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद हम लोग जहांदार शाह देखते हैं 712 से 713, बहुत कम समय तक रहे। इसके बाद हम लोग फर्रुखसियर देखते हैं 17 से 19 और लास्ट हम लोग देखते हैं आपका 19 से 48 मोहम्मद शाह, इन्हें रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसका एक अलग कंप्लीट सेशन है, आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका, देखिए ये पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दी। यहाँ पर ये कहा सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दिया। तो ये हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर होगा आपका राजकुमार
सूजा, राजकुमार सूजा। राजकुमार सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको सामान्य शुल्क पर आपको 3,000 रुपया सालाना अदा करने की छूट दिया। थोड़ा एक्सप्लेन पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हम लोग एक क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग को मिलेगा एक्सप्लेनेशन में जब हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये शाह शुजा कौन थे। तो बात करते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के द्वितीय पुत्र राजकुमार शाह शुजा था। जे हम लोग देखते हैं 1616 से आपको 61 इनका आपको टाइमिंग है। द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए रियायत अर्थात छूट प्रदान की गई। और यह जो है सो क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश चिकित्सा आपका डॉक्टर बॉटन, ये ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर बॉटन द्वारा मुगल राजघराने की संभ्रांत महिलाओं को कुछ असाध्य रोग हो गया था। तो उस रोग को असफलतापूर्वक इलाज कर दिया। फलस्वरूप जो शाह शुजा ने आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी को सामान्य शुल्क के बदले 3,000 रुपया वार्षिक प्रदान करने एवं साथ में हम लोग देखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। तो ये पूछा जा सकता है किसने जो सो प्रदान किया था, तो शाह शुजा ने। शाह शुजा कौन था? औरंगजेब का पुत्र था। और इसे जो सो निशान कहा गया। क्या कहा गया है? निशान कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरा। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है और हम लोग देखेंगे, आपका रीजन भी देखेंगे और उससे संबंधित हम लोग को यहाँ पर आंसर देना है। इसमें हम लोग बात करते हैं क्या है आपका स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर देखिए आपका 1707 में ईस्वी में औरंगजेब के देहांत से कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने शाहू को मुक्त कर दिया। वहीं पर जुल्फिकार खान ने यह मत रखा कि राज्य में शाहू वापसी से मराठों में विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण वे शाही राज क्षेत्र में आपका लूटमार करने में विफल होंगे। तो इस स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये तो पूरी तरह से गलत हो जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं शाहू को जो कैद रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, तो इनके मृत्यु के बाद आपको 1707 में ही इनके मृत्यु के बाद इनको कैद से मुक्त किया जाता है। तो ये टोटली गलत हो जाता। ये आर जो है सो सही है। आप इस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगी। तो देखिए आंसर आपका डी हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखते हैं ये सही है, सॉरी ये गलत है और आर जो है सो आपका सही है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें। तो ऑलरेडी इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको मई 1707 में रिहा हुआ था और उससे पहले आपको औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और इस जुल्फिकार खान ने सलाह दिया था, क्योंकि राज्य में शाह की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाता और वे शाही राज क्षेत्रों में लूटपाट नहीं कर पाते, ऐसा उनका कहना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये आपको देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है कि सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं, सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, चाहे वो आपको यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, अथवा हम लोग नेट जीआरएफ की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो सो पूछी गई है, इस तरह की क्वेश्चंस रिपीटेशन होती है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो यहाँ पर हम लोग जहांदर शाह की बात करेंगे। यहाँ पर इनका सबसे कम रहता है और मोहम्मद शाह का काफ़ी अधिक रहता है, अहमद शाह का भी रहता है। थोड़ा हम लोग उन लोग की जो सो सेशन देख लेते हैं और इससे स्पष्ट भी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जो सो सत्ता पर बैठते हैं, जो 1707 से 1712 तक रहते हैं। वहीं पर मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। इस बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहांदर शाह जो 1213 मात्र 1 साल के लिए बनते हैं। और वहीं पर मोहम्मद शाह आपका 1719 से आपका
48 होगा, यहाँ पर लिखा हुआ ठीक नहीं है, 1948 हम लोग देखेंगे। अहमद शाह अब 48 से 54, तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं जहांदर शाह का शासन सबसे कम होती है। जहांदर शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को हराकर मार डाला था। ध्यान में रखिएगा, सैयद बंधुओं ने, सैयद बंधु एक निर्माता हुए और वो अपने अनुसार सत्ता पर लोगों को स्थापित किए, अपने चहेतों को। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या 5 क्वेश्चंस देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चंस। ये हम लोग बात करते हैं, तो ये है आपका जहांदर शाह राज सिंहासन पर बैठा, यानी किसके मरणोपरांत, ये कहा जा रहा है कि किसके मरणोपरांत जहांदर शाह आपका शासक बना था। तो ये हम लोग बात करते हैं, और ये हो जाएगा आपको बहादुर शाह प्रथम। ऑलरेडी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद आपका जहांदर शाह सत्ता पर बैठते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर कहते हैं फर्रुख सियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई। देखिए फर्रुख सियर के फरमान से किसने जो सो सहूलियत पाई थी, तो इनके फरमान से हम लोग बात करते हैं बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में जो सो सहूलियत पाई थी। थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्या है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1717, ये डेट डायरेक्ट पूछी जाती है कि उन्होंने अंग्रेजों के लिए एक फरमान कब जारी किया, तो 1717 में जारी किया। एक फरमान द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक शुल्क पर, 3000 वार्षिक टैक्स पर बंगाल में बिना चुंगी दिए हुए, यानी बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही 38 गांवों को खरीदने की भी अनुमति मिली थी। इस फरमान के तहत बंगाल में शाही मुद्रालय के उपयोग की भी अनुमति दिया, यानी जो मुंबई में टकसाल था ना, उसका यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ टकसाल भी बनाने की भी अनुमति दे दिया गया था। इस प्रकार प्रदान की गई रियायत को यहाँ पर इतिहासकारों ने अंग्रेजी व्यापार के लिए इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है। मैग्ना कार्टा होता क्या है, तो मैग्ना कार्टा हम लोग देखते हैं कि अभी तक मुगलों द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए व्यापार के लिए सबसे एक क्या कहते हैं लाभकारी एक फरमान था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये देखिए क्या है आपका निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दी गई थी। ऑलरेडी हम लोग देख लिए, तो यह जो सो छूट आपका अंग्रेजों को दिया गया था, ध्यान में रखिएगा, यह अंग्रेजों को छूट दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इसका एक्सप्लेन भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तर मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सैयद बंधु के विषय में यहाँ पर गलत कथन को छांटना है, और इसमें हम लोग देखते हैं, चलिए इसमें बात करते हैं। पहला क्या है, वे जहांदर शाह को सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, और उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया। इसमें से हम लोग राइट आंसर बात करते हैं, तो वे जहांदर शाह को सत्ता में लाए, ये गलत है। यहीं से तो हम लोग देखते हैं सैयद बंधु की एंट्री होती है, और जहांदर शाह की उनके द्वारा हत्या किया जाता है सैयद बंधु को, और वहाँ पर हम लोग फर्रुख सियर को इन लोग लाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सैयद बंधु के विषय में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो उत्तर मुगल काल के अब्दुल्ला, देखिए अब सैयद बंधु यानी इसमें 2 भाई हैं, एक अब्दुल्ला खां है और हुसैन अली बंधु।
इन्हीं को आपको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। किन्हें? अब्दुल्ला खां और आपका हुसैन अली को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और ये जो थे आपको हिंदुस्तानी दल करने मतलब हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी यहाँ पर दल रहते हैं। यानी वैसे मुसलमान ये हैं जो हिंदुस्तान के थे और इन्होंने मुस्लिम धर्म आपका अपना लिया था, जो कालांतर में बड़े पद पर कायम हुए। उन्हें ही हम लोग देखते हैं आपका सैयद बंधु की आपका कहा गया है, और अथवा यह हिंदुस्तानी दली से कहा गया। यह क्या कौन थे? यह एक सम्राट निर्माता के लिए विख्यात थे। और इन्होंने हम लोग देखते हैं फर्रुखसियर को जहांगीर शाह के विरुद्ध जीत दिलाई और उसे बादशाह बनाया था। और उस उपलक्ष्य में बहादुर शाह ने क्या किया? तो अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया। वजीर यहाँ पर एक बड़ा पद था। वहीं पर हुसैन अली को मीर बख्शी का मतलब था आपको सेनापति, प्रधान सेनापति बना दिया गया। किसको? तो हुसैन अली को बना दिया। इस प्रकार प्रशासन की जो शक्ति था अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाई। कई जगहों पर क्या होता है कि तीर्थ यात्रा को हटाया जाता है, राजपूतों से अच्छे संबंध और जाट चूड़ामन से दोस्ती की, और इन्होंने शाह शुजा के साथ समझौता भी किया था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, जिसके तहत मराठा क्षेत्र पर राजस्व का अधिकार तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार शाह शुजा को दिया था। यह एक टैक्स था जो मराठों के द्वारा जो सो वसूल किया जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, देखिए ये कहते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? देखिए ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछी गई है, यूपीपीसीएस में पूछी गई है, नेट में पूछी गई है, आपको जेआरएफ में पूछी गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो हम लोग शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर मोहम्मद शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने अपने कार्यकाल के समय उर्दू के डेवलप के लिए आपका एक राज कवि को रखे थे, जिनका नाम हम लोग देखते हैं आपको शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में जो है सो उर्दू के डेवलप के लिए संरक्षण दिया था। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? यानी ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया तो इसमें से कौन से कारण नहीं थे उनके सपोर्ट में? तो वह कमजोर मुगल सम्राट, बिल्कुल कमजोर मुगल सम्राट था, तभी तो वह जीत पाया था। नेक्स्ट हम लोग देखता है उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव। नेक्स्ट रक्षा के लिए विलंब से तैयारी और आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इनमें से हम लोग को देखना है कि कौन सा जो सो आपको सफलता के लिए कारण नहीं था। किसके लिए? नादिर अली के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। डी क्या है? तो आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। देखिए जो नादिर शाह था उन्होंने जो सो उच्च पद्धति के जो सो हथियारों का प्रयोग किया था, जबकि हमारे यहाँ उतनी विकसित नहीं थी जितनी आपका ईरानी आपका ये नादिर शाह की थी। इसलिए भी ये हम लोग देखते हैं नहीं संभव था। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी उन्नत किस्म के थे, उनकी उन्नत नहीं थी, ये कारण नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पूरी स्पष्ट हो जाएगा। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ अपार धन के कारण आकर्षित हुआ और 1738 के अंतिम दिनों में वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा में आप सुरक्षा के अभाव के कारण भारत में प्रवेश कर गया। जिस समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ उस समय भारत में कमजोर मुगल शासक मोहम्मद शाह का शासन था, जो एक रंगीला बादशाह
के नाम से जाना जाता था। सूरा सुंदरियों के इर्द गिर्द ये घुमा करते थे, राजपाट सही से संचालित नहीं करते थे, एक कमजोरी थी इनकी। नादिर शाह और मुगल मोहम्मद शाह के मध्य 1739 में करनाल के युद्ध होती है, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हुई। दिल्ली के अयोग्य मुगल शासक एवं गुटबाजी के कारण नादिर शाह ने भी दिल्ली में घुसकर भीष्म कत्लेआम और लूटपाट की। देखिए यही मुख्य कारण थी। यहाँ पर हमारा जो सो एकता नहीं थे, यहाँ पर एक अयोग्य शासक था, गुटबाजी चल रही थी। आक्रमणकारी नादिर शाह की सफलता के कारण भारतीय साम्राज्य के आपसी फूट, अयोग्य नेतृत्व, आपसी द्वेष। नादिर शाह वापस जाते समय अपने साथ ताउस और कोहिनूर हीरा को ले गया। ये ताउस को आपको शाहजहां ने बनाया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है आपका। क्या सवाल है, तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया। देखिए ये आलमगीर द्वितीय, ये इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किसने किया था? आपको अजीजुद्दीन हो गया, शाह आलम हो गया, रफी उद्दौला हो गया, रोशन अख्तर हो गया। तो ये हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका अजीजुद्दीन। ये जो है इन्होंने जो है सो आपका आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि आखिर अजीजुद्दीन कौन थे। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, जहांदर शाह। देखिए जहांदर शाह के द्वितीय पुत्र आपको अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इमाद उल मुल्क यानी जिसे गाजुद्दीन के नाम से जाना जाता है, आपको अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1754 से 1759 तक था और 5 वर्ष के बाद अल्प का शासनकाल में यह अपना वजीर इमाद उल मुल्क के हाथों खिलौना बना रहा। यानी एक तरह से वो बनाया और राजपाट अपने नेतृत्व कर रहा था, एक खिलौना की बात इनको रखा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था। देखिए यहाँ पर यह बात किया जा रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसके समय में अथवा जिसने आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। तो दीवानी अधिकार हम लोग जानेंगे कब दिया गया था। तो ध्यान में रखिएगा, जब बक्सर की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि 1 और 2 होती है। तो सेकेंड में आपका अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलती है, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपको टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया। और ये किनके द्वारा दिया जाता है, देखिए फर्रुखसियार हो गया, शाह आलम प्रथम हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया और आपका सुजाउद्दौला। तो ये निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर सी होगी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किया था। देखिए ये हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। आपको इलाहाबाद की द्वितीय संधि अगस्त 1765 के अनुसार सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया, यानी कैद कर लिया गया एक तरह से और रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर के जो जिले अवध के नवाब से लिए गए थे और इसके पहले जो संधि हुआ था उसमें ये हुई थी, यानी प्रथम संधि में उसमें हम लोग देखते हैं कड़ा और मानिकपुर जो था और इलाहाबाद ये अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। सेकंड जब संधि हुई तो वह क्या होता है, आपको शाह आलम को दे दिया गया, पुनः जो सो रिटर्न करा दिया गया और शाह आलम ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी और जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये आपका वार्षिक पेंशन के रूप में देगा। क्लाइव ने आपको
जो मुगल सम्राट था उसको पेंशनर बना दिया गया। वह एक तरह से रबड़ की मोहर के भांति रह गया था। यह फरमान आपको अंग्रेजों के पक्ष में रही थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एकदम VVI लगा लीजिए। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आपको पूछी जा सकती है, चाहे दारोगा की तैयारी कर रहे हैं, आज सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, आपको PGT हो TGT हो, इस तरह की क्वेश्चन डायरेक्ट छपती है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। ये हम लोग समझ गए यानी कौन सा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का प्रथम आपका पेंशनर बनता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, और ये है आपका शाह आलम द्वितीय। ध्यान में रखेंगे, शाह आलम द्वितीय प्रथम शासक थे जो अंग्रेजों के पेंशनर बना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम लोग कुट में यहाँ पर आंसर देना है। देखते हैं, दिख रहा होगा आप लोग का, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है ना आप लोग को। चलिए बड़ा कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कथन ये और एक कारण है, दोनों के ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। डायरेक्ट हम लोग इस पॉइंट को लाते हैं कि क्या है स्टेटमेंट और रीजन। ये देखिए, ये हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर है, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दिल्ली से दूर व्यतीत किए थे। ये देखिए स्टेटमेंट जो है सो शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी दिल्ली से दूर व्यतीत किए थे। रीजन था उत्तर पश्चिमी सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। ये रीजन है। क्या ये दोनों सही है? और व्याख्या करता है, दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं करता है। ये हम लोग इस आधार पर आंसर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आपका बी सही होगा, और दोनों जो है सो सही है और सही व्याख्या भी करता है। इस प्रकार इसकी आंसर बी होगी। थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं क्या है, कह रहा है। तो ये देखिए, वजीर इमाद उल मुल्क द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या के पश्चात अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर शाह आलम द्वितीय के नाम से बैठा था, परंतु मुगल सम्राट इतना शक्तिहीन हो गया था कि 12 वर्षों बाद मराठों की सहायता से 1772 में दिल्ली में प्रवेश कर सका। और शाह आलम द्वितीय के दिल्ली से दूर रहने का कारण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, उसके पुत्र जबीता खां और पोता मुगल गुलाम कादिर का खौफ था। और मुगल गुलाम कादिर ने 1788 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय बना रहा था। इसलिए नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली के रूप में समय समय पर प्रकट भी हुआ। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो सो व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार हम लोग बी आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है आपका एग्जाम्स में, और ये आपका रिपीट भी होती है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। सवाल क्या है, यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मुगल बादशाह इतनी कमज़ोर हो जाती है कि मुगलों को अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए एक अलग से दूत भेजनी पड़ती है, और वह दूत राजा राम मोहन राय को भेजी जाती है। तो यह किनके द्वारा भेजा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। आलमगीर द्वितीय हम लोग देखेंगे, शाह आलम द्वितीय देखेंगे, अकबर द्वितीय देखेंगे, बहादुर शाह द्वितीय देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अकबर द्वितीय राइट आंसर होगी, क्या होगी,
अकबर द्वितीय हम लोग देखेंगे, अकबर द्वितीय। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या सही है। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1806 से 1837 रहती है। 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में, ये भी पूछा जा सकता है इसलिए ध्यान में रखिएगा, लंदन भेजा था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र एवं अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था, ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी गई जाने वाली जो पेंशन अपर्याप्त था के संदर्भ में जो सो अपनी प्रस्तुत पक्ष रखा था। हालांकि देखिएगा सितंबर जो सो 1833 में ब्रिस्टल लंदन में उनकी मृत्यु हो गई, किनकी, आपका राजा राम मोहन राय को, ये ध्यान में रखिएगा। अकबर द्वितीय ने ही मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को आपको राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो ये हम लोग बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। ये हम लोग राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, समझ रहे ना, डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक और पेशावर से वाराणसी तक। देखिए इस तरह उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो ये बीपीएससी की क्वेश्चंस लगता है और ये आंसर हम लोग देखेंगे आपका ई होगी, क्योंकि यहाँ पर एक इतनी सिमट जाती है इनकी शासनकाल, जो इसके प्रति एक कहावत उभरता है और वह कहावत बनता है आपका, क्या बनता है कि सल्तनत द शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, मतलब यह आलम से लेकर पालम तक इनकी साम्राज्य जो सो सिमट कर रह गई। इसके विषय में थोड़ा हम लोग जानते हैं, जिसका मतलब था शाह आलम का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक विस्तृत है। और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, वह अंतिम मुगल बादशाह था। उसका शासनकाल 1837 से 57 तक रही। वह बिना साम्राज्य का आपका बादशाह था। उसके दरबार में उर्दू शायर मिर्जा गालिब और इब्राहिम चौक रहते थे। ये यहाँ ये इम्पोर्टेंट इस ख्याल से भी हो जाता है, एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि 1857 के आपको किस राजकीय उर्दू शायर ने चर्चा किया था, तो ये मिर्जा गालिब, ध्यान में रखिएगा। ये पूछता है, हसन अस्करी उसके आत्मिक निर्देशन थे और उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपये पेंशन और 15 लाख रुपये अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराया था। 1000 रुपये पारिवारिक खर्च मिलता था और बाद में हम लोग देखते हैं इनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था और अंग्रेजों ने उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था, जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ये हम लोग देख पाए, कुछ ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्या सवाल है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, वह बिना राज का सम्राट था, बिल्कुल ये सही है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये ऑलरेडी अभी हम लोग चर्चा किए थे। इब्राहिम जौक और आपको असद उल्लाह खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशन थे। 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता था। ये हम लोग देखेंगे, ये गलत है, बाकी सारे सही है। हम लोग देखते हैं बाकी सारे सही है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो जागीर संकट था के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। आपको इरफान हबीब, J.H. रिचर्ड, W.H. मोरलैंड और आपका सतीश चंद्र, ये आपके पास ऑप्शंस है और इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर हम लोग सतीश चंद्र ये हम लोग देखते हैं यही थे जिन्होंने जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे, ये प्रथम इतिहासकार है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये साम्राज्य पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले सतीश चंद्र प्रथम इतिहासकार थे और उनके अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण मनसब और जागीरदारी प्रणाली की असफलता रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो यहाँ पर एक सवाल है आपको, तालुकदार कौन था। एक छोटा कृषक था, एक बड़ा जमींदार था, नेक्स्ट जो धार्मिक स्थानों की व्यवस्था करता था, जो लोगों से जजिया कर वसूलता था। तो यह एक कुलीन वर्ग था, यानी एक बड़ा जमींदार था। कौन था तालुकदार, तो एक बड़ा जमींदार था। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुलीन वर्ग थे जो मुगल शासन और ब्रिटिश शासक के दौरान बड़े भूमि के मालिक होते थे, वंशानुगत थे और तालुकदारों को करों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी दी जाती थी। अनेक तरह से संग्रहकर्ता के रूप में ये कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये हम लोग देखते हैं बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। यहाँ पर माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में और आपको कानपुर में। तो राइट आंसर हम लोग सी देखेंगे, आपका सरधना में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। बेगम समरू का वास्तविक नाम फरजाना जेबुनिसा था, जिन्होंने नृत्यांगना के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया। बाद में सरधाना, जो मेरठ के निकट है, प्रशासिका बनी और उसके पति वाल्डर रेनहाइट सॉब्रे थे, जिनके द्वारा सरधाना में चर्च को आपका बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से जाना जाता है और जिनका मृत्यु आपको 1836 में हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 21 क्वेश्चंस को बात किए। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू जो सो आपका एक सीरीज के माध्यम से आपको MCQ देंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो आए दिन किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछी गई है और इस तरह की आपका रिपीट होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो नमस्कार, आज हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। धन्यवाद।